हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस क्वेश्चन पेपर। जीएस क्वेश्चन पेपर में आज हम लोग जीएस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि सारे स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे यूपी पीसीएस का हो, आने वाले आरओ का हो या यूपी पीईटी से रिलेटेड एग्ज़ाम्स हो। इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स से रिलेटेड मैटर मिलेंगे। चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और देखते हैं हम लोग ये टेस्ट सीरीज में कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर जो आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे टाइम टाइम। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेटेड है। होम रूल आंदोलन भारत की स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। ध्यान दीजिएगा, ये योजना रखी थी। आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथ में आ गया था, या फिर हिंदुओं और मुसलमानों ने एक संयुक्त संघर्ष प्रारंभ किया, या इसने आतंकवादियों या उदारवादियों, आतंकवादियों से तात्पर्य यहाँ पे उग्रवादी से है, उग्रवादी दल के नेताओं से, और उदारवादियों के बीच फिर से मेल मिलाप स्थापित किया। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन होगा, किसने स्वशासन, होम रूल से ही आपको समझ में आना चाहिए। होम रूल यानी कि स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। फर्स्ट पॉइंट सही होता है। इसका डिटेल देखते हैं। 1915 से 1916 ईस्वी के मध्य दो होम रूल लीग की स्थापना होती है। पुणे में कौन करता है? बाल गंगाधर तिलक जी ने, और मद्रास में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। और बाल गंगाधर तिलक ने आंदोलन के दौरान लोकप्रिय नारा दिया था, होम रूल मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा, या फिर स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा। यहाँ पे होम रूल लीग के कार्य क्या थे? सामूहिक सामाजिक कार्यों का आयोजन किया गया, जिसके द्वारा स्थानीय प्रशासन के कार्यों में भाग लिया। साथ ही यह साबित हुआ कि भारतीय स्वशासन करने में समर्थ है। इससे भारतीयों का आत्मविश्वास बढ़ा और स्वतंत्रता आंदोलन सशक्त हुआ। ये इसका मेन कार्य था होम रूल का। ये आप नोट्स जो दिए जा रहे हैं इसका आप स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हैं। चीज़ों को समझने में और याद करने में आप लोगों को आसानी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पहला इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस या अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं, अहमदाबाद, गोवा, मुंबई, विशाखापट्टनम। इसका सही आंसर क्या होगा? थर्ड ऑप्शन यहाँ पर मुंबई ऑप्शन सही होगा। ये पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन, ये पहला है भारत का, इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है इस साल के एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सारे एग्ज़ाम्स में पूछ सकता है जो फर्स्ट टाइम आयोजित किया गया है। चलिए इसके बारे में भी डिटेल देखते हैं। 14 से 15 मई 2022 के मध्य पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन मुंबई, महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का मुख्य विषय या थीम था डेवलपिंग इंडिया एज क्रूज हब। इसका आयोजन पत्तन, पोत और जल मार्ग मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से किया गया, और इस सम्मेलन में क्रूज का पर्यटन के क्षेत्र में व्यापार के पर्याप्त अवसरों को दर्शाया गया। ये इसका था पॉइंट ऑफ व्यू। आपका पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन से रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं मैंने यहाँ पे लिखा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा है, निम्न में से किस एक राज्यादेश में या फिर थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट भी आप बोल सकते हैं, राज्यादेश नहीं होगा बल्कि अभिलेख में, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है? रुमिनदेई, कालसी, मास्की या इनमें से कोई नहीं? तो किस अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है? वो है मास्की, जिसमें देवानाम प्रिय अशोक का नाम लिखा गया है। यहाँ पे डिटेल देखिए, अशोक का पूरा नाम अर्थात देवानाम प्रियदर्शी अशोक को मास्की अभिलेख में पाया गया। यह कर्नाटक के रायचूर जिले में तुंगभद्रा और कृष्णा के दोआब के पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड है, मैपिंग के क्वेश्चंस में से है। निम्नलिखित को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक पर्वत। तो कौन सा उत्तर के दक्षिण में है? तो सबसे उत्तर में हम लोग का पड़ता है ट्रांस हिमालय। इसके बाद आता है बृहद हिमालय,
फिर थर्ड नंबर पे आता है मध्य हिमालय और सबसे आखिरी में दक्षिण तरफ आता है शिवालिक पर्वत। तो ये क्रम से लगे हुए हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन हम लोगों का सही होता है 1, 2, 3 और 4 उत्तर से दक्षिण के क्रम में। लाइकेन सबसे अच्छे सूचक हैं वायु प्रदूषण के, जल प्रदूषण के, मृदा प्रदूषण के या फिर ध्वनि प्रदूषण के। इन चारों प्रदूषणों में से लाइकेन सबसे अच्छा सूचक किस चीज़ का है? तो यह है फर्स्ट नंबर वायु प्रदूषण का। इसके बारे में डिटेल हम लोग देखते हैं। लाइकेन एक प्रकार का मिश्र जीव होता है, यानी कि कंपोजिट ऑर्गेनिज्म, जो कि एक कवक और एक शैवाल, दो तरह की जो जातियां हैं उनके साहचर्य के परिणाम स्वरूप बनते हैं। लाइकेन के घटक परस्पर इस प्रकार रहते हैं कि एक ही सुकाय या थैलस बना लेते हैं और एक जीवधारी की तरह व्यवहार करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड की सूक्ष्म मात्राओं को इनकी वृद्धि पर फर्क पड़ता है, अतः ये वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं। प्रदूषित क्षेत्रों में ये विलुप्त हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों का इस क्वेश्चन में सही होता है आंसर फर्स्ट नंबर, वायु प्रदूषण के लाइकेन सबसे अच्छे सूचक होते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। अच्छा, एग्ज़ाम्स में जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन एक आते ही आते हैं मिसलेनियस पार्ट में। इसमें भी जनगणना से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या से है। अगर आप यूपी से रिलेटेड एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको दो तरीके से आंसर याद करने होंगे। एक देखना होगा पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में और दूसरा उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितने भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश का पूछा है कि कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में। 0.57%, 0.23%, 1.23% या 1.02%। इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही होता है 0.57। कहीं कहीं ये 0.6% भी लिखा हुआ आता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका डिटेल देखते हैं। उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति की आबादी भारत की कुल जनजाति आबादी का मात्र 0.6% है। राज्य में 5 तरह की अनुसूचित जनजातियां हैं। सबसे अधिक प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वाला प्रतिशत किस जिले में है? तो वो सोनभद्र में है। इसके बाद ललितपुर, देवरिया और बलिया का नंबर आता है। ये आपका क्रम से है, बढ़ने से घटते हुए क्रम में, अवरोही क्रम में। सोनभद्र, इसके बाद ललितपुर, फिर देवरिया और लास्ट में बलिया का नंबर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर्स से है। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022 के अनुसार शीर्ष 3 देशों के नाम हैं फिनलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, फिनमार्क, डेनमार्क या स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क या आइसलैंड। इसमें सही आंसर क्या होगा? वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022 के अनुसार सबसे पहले आता है फिनलैंड, उसके बाद आता है डेनमार्क और लास्ट में आता है आइसलैंड। तो ये फोर्थ ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। इसका भी डिटेल देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट प्रकाशित की गई, जिसमें फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड क्रमशः शीर्ष खुशहाल देशों में है। ये कैवीं वर्षगांठ है? तो ये 10वीं वर्षगांठ है, यानी कि 10वां रिपोर्ट है। अफगानिस्तान इसमें सबसे दुखी राष्ट्र के रूप में सूचित किया गया है और भारत की रैंकिंग में सुधार किया गया है। इसमें वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट में पहले ये 139वें स्थान पर था, 139वें स्थान पर, जबकि इस वर्ष यह 136वें स्थान पर पहुंच गया है। तो आप लोग को इससे 2 पॉइंट आप लोग को पता चला कि भारत का क्या है 136वां स्थान और स्टार्टिंग में फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड शीर्ष पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेन कहाँ पर स्थित है? चिली, जापान, फिलीपींस या संयुक्त राज्य अमेरिका? तो माउंट सेंट हेलेन पर्वत जो कि ज्वालामुखी पर्वत है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची को ए को सूची बी से सुमेलित कीजिए और कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे सही उत्तर का चयन करना है। 2 सूचियाँ दी गई हैं। उपाधि का अंत, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण और शिक्षा का अधिकार। तो मैच करवाते हैं। शिक्षा का अधिकार हम लोग का अनुच्छेद 21 क में है, जबकि उपाधियों का अंत दिया गया है अनुच्छेद 18 में। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता हमें अनुच्छेद 26 से प्राप्त होती है और अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण अनुच्छेद 29 से। तो इसमें आपका देखिए तो 3, 4, 1, 2 सही होता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही होगा ABCD में।
3, 4, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2021 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे सही क्रम में व्यवस्थित किया गया है? अवरोही क्रम यहाँ पे पूछा है। जनसंख्या का घनत्व पूछा है, तो पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश, या बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, या पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, या बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व में चौथा स्थान आता है। पहले नंबर पर बिहार है, दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल, तीसरे नंबर पर केरल आता है। लेकिन अगर जो ओवरऑल संघ शासित और राज्यों को मिला करके बात किया जाए तो दिल्ली सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश बनता है। आइए इसका भी हम लोग डिटेल देख लेते हैं। 2011 की भारत की जो जनसंख्या घनत्व थी वो पूरे भारत का यहाँ पे बताया जा रहा है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। और भारत की दशकीय वृद्धि, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, दशकीय वृद्धि रही है 17.72%। बिहार सबसे घनी आबादी वाला राज्य है, इसके बाद पश्चिम बंगाल और केरल है। संघ शासित राज्यों में दिल्ली नंबर 1 पर है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, इसके बारे में देख लेते हैं। संघ शासित प्रदेशों के घटते हुए जनसंख्या घनत्व का सही क्रम कौन सा है? तो अभी जैसे मैंने आपको बता दिया था कि दिल्ली है, तो यहाँ सेकंड ऑप्शन सही हो जाता है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या का घनत्व है दिल्ली में, दूसरे नंबर पर चंडीगढ़, तीसरे नंबर पर पुडुचेरी और लास्ट में आता है दमन एवं दीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस शहर में सामाजिक, वानिकी और पारिस्थितिकी पुनर्वास केंद्र स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? देहरादून, प्रयागराज, नागपुर या फिर भोपाल? तो हमको देखना है सामाजिक, वानिकी और पारिस्थितिकी पुनर्वास केंद्र, तो ये प्रयागराज में स्थित है। इसका भी हम लोग डिटेल देखते हैं। सामाजिक वानिकी पर्यावरण पुनर्वास केंद्र इलाहाबाद में है, जबकि वन अनुसंधान संस्थान भारत का देहरादून में स्थित है। भारत वन सर्वेक्षण भी देहरादून में स्थित है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है, जबकि वन्य जैव विविधता संस्थान हैदराबाद में स्थित है। यहाँ पे जो ऊपर ऑप्शन दिया गया है देहरादून, भोपाल, नागपुर में नहीं, लेकिन भोपाल में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है। इस चीज़ को आप लोग पॉइंट आउट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग सामाजिक मानदंड सूचकांक, ये भी अभी नया जारी किया गया है, 2020 से स्टार्ट किया गया है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि लिंग सामाजिक मानदंड सूचकांक को कौन जारी करता है? UNDP, WHO, IUCN या यूनिसेफ? तो इसमें सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, UNDP लिंग सामाजिक मानदंड सूचकांक यानी कि जेंडर सोशल नॉर्म इंडेक्स को जारी करता है। इसका डिटेल हम लोग देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स या सोशल नॉर्म इंडेक्स GSNI जारी किया जाता है। 2020 में इसका पहला संस्करण जारी किया गया था। एक क्वेश्चन और है करंट अफेयर से रिलेटेड। बांग्लादेश मूल की फहमीदा अजीम को 2022 की पुलित्जर पुरस्कार से चुना गया है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल, पत्रकारिता, चिकित्सा या फिर संगीत? तो पुलित्जर पुरस्कार की बात आती है तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। फहमीदा अजीम जो कि बांग्लादेश की मूल है, इनके साथ साथ कुछ अन्य लोगों को भी यह पुरस्कार मिला है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। पुलित्जर पुरस्कार संयुक्त राज्य के भीतर समाचार पत्र, पत्रिका, ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना में उपलब्धियों के लिए पुरस्कार है, लेकिन यहाँ साहित्य और संगीत नहीं, मेनली समाचार पत्र, पत्रिका और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। यह 1917 में योसेफ पुलित्जर की इच्छा के प्रावधानों के द्वारा स्थापित किया गया था। अमेरिका की ऑनलाइन पत्रिका इनसाइडर के लिए काम करने वाली, अगर जो पूछ लिया जाए कि किस पत्रिका के लिए, तो ये इनसाइडर के लिए काम कर रही थी। बांग्लादेश की मूल पत्रकार जो चित्रकार और कहानीकार भी हैं, चित्रों के माध्यम से न्यूज़ को बताती हैं, इनको पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है। और यह पुरस्कार सचित्र व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग कमेंट्री की श्रेणी के लिए दिया जा रहा है। इनसाइडर पत्रिका के 4 पत्रकारों एंथनी डेल कर्नल, जेम्स जोश एडम्स और वॉल्ट हिक्की सहित
फहमीदा अजीम को चीन में उइगरों के उत्पीड़न पर काम करने के लिए चुना गया है। एक पॉइंट और बनता है कि सबसे ज़्यादा पुलित्जर पुरस्कार किस न्यूज़ को चैनल या न्यूज़पेपर को मिला है, तो वो है दैट न्यूयॉर्क टाइम्स। न्यूयॉर्क टाइम्स को सबसे ज़्यादा पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 4 यहाँ पे ऑप्शन है। नृत्य है और उससे रिलेटेड राज्य, लावड़ी महाराष्ट्र, तो ये सही ऑप्शन है। आल्हा मध्य प्रदेश, ये भी सही है। नियोग अरुणाचल प्रदेश, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है। ये हमारा आंसर होगा 4th ऑप्शन, पनिहारी असम में नहीं है, बल्कि ये राजस्थान का नृत्य है। आइए राजस्थान के नृत्य के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। राजस्थान में प्रचलित नृत्यों में कठपुतली, धापर, पूगर, सुईसनी, बगरिया, ख्याल, शकरिया, गोइका, लीला, झूलन लीला, कामड़ी, चरी, चंग, फुदी, गीदड़ और गैर परिहारी और गणगौर, ये इसके मुख्य जो हैं क्षेत्रीय नृत्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चावल को पॉलिश करने, ये साइंस से रिलेटेड है, चावल को पॉलिश करने या धुलने पर सामान्यतः कौन से विटामिन नष्ट हो जाते हैं? विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी या फिर विटामिन डी? इसका सही आंसर होगा 2nd ऑप्शन, विटामिन B1, जिसे थायमिन भी कहते हैं। ये जब चावल को पॉलिश करते हैं तो ख़त्म हो जाते हैं, या उसको बार बार ज़्यादा टाइम तक धुलते हैं तो भी ये ख़त्म हो जाते हैं। इसका डिटेल हम लोग देख लेते हैं। चावल पर की गई पॉलिश विटामिन B3 को 67%, B1 को 80% और B6 को 90% और मैग्नीशियम फॉस्फोरस को आधा तथा आयरन का 60% भाग समाप्त कर देती है। ऑप्शन में यहाँ पे B1 दिया है, तो हम लोग का यही सही होता है, B1 80% ख़त्म हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी, खींघा, रतौंधी या वर्णांधता? तो B1 यानी कि थायमिन ख़त्म होता है, तो यहाँ बेरी हम लोग का ऑप्शन सही हो जाता है कि पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग हो जाता है, तो वो है बेरी रोग। इसका भी डिटेल है। पॉलिश किए हुए चावल से विटामिन B1 निकल जाता है और B1 की कमी वाले पॉलिश चावल खाने से बेरी रोग हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं की किस्म नहीं है? धनराशि, गौरी, श्वेता या फिर कंचन? तो इसमें से कौन सी एक गेहूं की किस्म नहीं है? तो वो 4th ऑप्शन सही होता है, कंचन गेहूं की किस्म का उदाहरण है। बाकी ये तीनों गेहूं की किस्म के उदाहरण नहीं हैं, तो इसका सही ऑप्शन है 4, कंचन गेहूं की एक किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार भारत वर्ष 2026 तक किस देश को पछाड़कर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा एथेनॉल बाजार बन जाएगा? ब्राज़ील, USA, चीन या फिर फ्रांस? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार भारत चीन को पछाड़ करके 2026 तक विश्व का तीसरा सबसे बड़ा एथेनॉल बाजार बन जाएगा। यहाँ 3rd ऑप्शन हम लोगों का सही होता है। इसका डिटेल देखते हैं। 2026 तक भारत केवल अमेरिका और ब्राज़ील से पीछे रह जाएगा, क्योंकि इसने 2070 तक स्वच्छ ऊर्जा पर्यावरण दिशा में कार्बन न्यूट्रल होने के लिए अपने संक्रमण को तेज कर दिया है। भारत द्वारा 2017 से 2021 के बीच इथेनॉल के उपयोग को 3 गुना बढ़ाकर अनुमानित 3 बिलियन लीटर कर दिया गया है। इसके साथ भारत 2026 तक चीन को दुनिया के सबसे बड़े इथेनॉल यूज़र के रूप में पछाड़ देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल या एलेक्जेलिक अम्ल? इसमें कौन सा अम्ल सही होगा? यहाँ पे हम लोग का 3rd ऑप्शन सही होगा। इमली और अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो मैलिक अम्ल किस में पाया जाता है? सेब में और पके केले में भी मैलिक अम्ल पाया जाता है। संतरा तथा नींबू में साइट्रिक अम्ल, टमाटर में एलेक्जेलिक अम्ल, दही में और खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल, मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल, सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। इस चीज़ को आप लोग पॉइंट आउट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज से निकलने वाली गंध किसके कारण होती है जिससे मनुष्य की अश्रु ग्रंथि प्रभावित होती है? 4 ऑप्शन है, एलिल प्रोपाइल डाइसल्फाइड या सल्फेनिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या आइसोसाइट्रिक अम्ल? इसका सही आंसर 2nd ऑप्शन होगा, सल्फेनिक अम्ल के कारण प्याज की जो गंध होती है वो तेज होती है और मनुष्य के अश्रु ग्रंथियाँ इससे प्रभावित होती हैं। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल देख लेते हैं।
एलिल प्रोपाइल डाई सल्फाइड के कारण प्याज में तीखापन आता है, जो हम लोग का फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन था। दूसरा है साइट्रिक अम्ल आंवला में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है और संतरा खट्टे फलों में, और आइसोसाइट्रिक अम्ल काले शहतूत और जामुन में पाया जाता है। ये चारों ऑप्शन का यहाँ पे नीचे डिटेल है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तो कर दिया करिए और साथ ही साथ शेयर भी किया करिए, जिससे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा वीडियो पहुँचा करे। इन सब के लिए धन्यवाद और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय बाय।